हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम प्लस टू के अंदर इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक पढ़ रहे थे, हमारा अध्याय 20 था। इसके अंदर हमने पढ़ना था भोगफलन, बचत फलन और निवेश फलन। ठीक है, हमने ये चर्चा की थी कि 1929 से 33 के अंदर जो मंदी आई थी, यानी क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते थे अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होता है। अगर अपूर्ण रोजगार हो तो बाजार की शक्तियाँ ऐसी होती है, कुछ शक्तियाँ विद्यमान होती है। जो खुली अर्थव्यवस्था होती है ना, मुक्त अर्थव्यवस्था, उसमें प्रतिस्पर्धा होती है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है। तो कुछ शक्तियाँ होती है जो अपने आप ही क्या कर देती है, अपूर्ण प्रतियोगिता को पूर्ण प्रतियोगिता में बदल देती है। लेकिन ये जो हमने पढ़ा था अभी, ये जो बात थी वो 1929 के अंदर, तो मतलब ये गलत साबित हुई और देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक महामंदी आ गई। उसके बाद किन्स ने अपनी पुस्तक लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के अंदर उन्होंने क्या बताया था, आय और रोजगार का सिद्धांत दिया। और हमने पढ़ा था आय और रोजगार सिद्धांत समझने के लिए हमें पहले भोग, बचत और निवेश फलन को पढ़ना। तो भोग फलन के अंदर हम पढ़ चुके हैं। इन जो उपभोग होता है वो किसका फलन होता है, हमने पढ़ा था C बराबर एफ वाई डी का, और वाई डी क्या थी, प्रोज्याय, एफ फलन और C उपभोग। ठीक है, ये जो प्रोज्याय थी, प्रोज्याय क्या होती थी, प्रोज्याय कैसे निकालते थे हम, प्रोज्याय निकालते थे कुल आय माइनस कर। क्योंकि जितनी हमारी आय होती है वो पूरी की पूरी हम खर्च नहीं कर सकते। प्रोज्याय होती है खर्च करने योग्य आय, पूरी आय हम खर्च नहीं कर सकते। उसके अंदर जो भी सरकार को हमें टैक्स चुकाना होता है, टैक्स चुकाने के बाद जो हमारे पास पैसा बचता है, सिर्फ उसी का हम खर्च कर सकते हैं। इसी कारण प्रोज्याय को कहते हैं हम खर्च करने योग्य। ठीक है, उसके बाद एक समीकरण हमने ये की थी, दूसरी समीकरण हमने की थी ए प्लस बी वाई डी। जब सीधा इसको डैश ले लो, एक ही बात होती है। ठीक है, बी वाई डी। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, ए होता है स्वायत्त उपभोग। ए क्या होता है, स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग वह उपभोग जो शून्य आय पर भी किया जाता है, शून्य आय पर किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, स्वायत्त उपभोग बोलते हैं। अगर हमारी आय शून्य है ना तो भी उसका उपभोग करते हैं। ये बी होती है आपकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी एमपीसी। ये आपको क्या बताती है, ये आपको बताती है कि जितनी आपकी आय बढ़ी है उसका कितना पैसा उपभोग पर खर्च कर रहे हो। जितनी आय में हमारे परिवर्तन हुआ है उसका कितना प्रतिशत पैसा आप उपभोग में खर्च कर रहे हो, ये आपको बताता है। उसके बाद हम वाई डी आपको बता दिया, प्रोज्य, यानी ये जो प्रोज्य आय होती है, आय जो परिवर्तन होती है, उससे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आपको बताती है कि आप कितना पैसा उपभोग पर खर्च कर रहे हो। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उपभोग पर पैसा कम खर्च करते हैं, बचत करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बचत कम करते हैं, उपभोग पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकेले सीमांत उपभोग। ये तो हम समीकरण कर चुके थे। अब हम इसको पहले परिभाषित कर ही लेते हैं, क्योंकि ये बार बार आएगा एमपीसी, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होता क्या है। देखो, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ मैं यही बता देता हूँ, क्योंकि मैंने एक बात बताई थी, सीमांत आता है वहां हमेशा डेल्टा शब्द लगता है सूत्र। आपको हमने पढ़ा था सीमांत लागत, सीमांत उत्पादन, सीमांत उपभोग, सीमांत उपयोगिता, सब कुछ पढ़ा था ना। और जहाँ पर सीमांत का जब हमने सूत्र बना रहे थे, जब हम टेबल बना रहे थे, हमने डेल्टा साथ लगाया था। तो डेल्टा परिवर्तन का होता है, इसका मतलब सीमांत हमेशा परिवर्तन को परिभाषित करता है। ठीक है, तो परिवर्तन किसमें, प्रोज्य आय में, यानी प्रोज्य आय में परिवर्तन से उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल है ना, तो दिक्कत ही नहीं है। बात समझ ना कि आपके जो प्रोज्य आय में, यानी इनकम में, आय में परिवर्तन होने से, और वो भी कौन से आय में, प्रोज्य में, यानी खर्च करने योग्य आय में, इसमें परिवर्तन होने से कुल उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। क्लियर है बात। इसके आधार पर हम क्या करते हैं, एक डायग्राम तैयार कर लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक डायग्राम को तैयार कर लेते हैं। देखो डायग्राम कैसा है। एक आपको इसको मैं बता देता हूँ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में। ठीक है? एक छोटी समीकरण है, उसको कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है। देखो, ये आपको बताती है अभी एक उपभोग पर जितने भी उपभोक्ता की इनकम बढ़ती है, आय बढ़ती है, वो पूरा पैसा उपभोग पर खर्च नहीं करता।
यानी उसमें कुछ पैसा भोग पर खर्च करता है और कुछ पैसा वो अपने पास क्या करता है, बचत करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यानी ये हमेशा इकाई से कम होती है। इकाई से, इकाई हमने आय को माना, यानी आय से हमेशा कम होती है। इसका मतलब अगर आपकी 100 रुपये आय बढ़ी तो आप 80 रुपये भोग करोगे, तो कम हुई या नहीं हुई, 20 रुपये आप बचाओगे, है ना। और इकाई से कम होती है और शून्य से हमेशा ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना। शून्य से हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि 100 रुपये आय बढ़ी और आप क्या करो, सिर्फ शून्य ही खर्च, मतलब भोग पर खर्च ही मत करो, ऐसा थोड़ी होता है। यानी कुछ ना कुछ पैसा भोग पर हम खर्च करते हैं। इसका मतलब ये क्या होती है, शून्य से, देखो आय से कम होती है, इकाई से कम होती है और शून्य से ज़्यादा होती है। यानी न तो वो ऐसा में होता भाई पूरे का पूरा पैसा बचत कर ले, वो न वो ऐसा होता है पूरे का पूरा पैसा भोग पर खर्च कर ले। इसका मतलब इकाई यानी आय का कुछ भाग तो वो भोग पर खर्च करेगा, इसका मतलब इकाई से कम है, और खर्च करेगा इसका मतलब 0 से ज़्यादा है। ऐसा भी नहीं है अभी भोग वो शून्य करे, ऐसा भी नहीं है अभी भोग वो सारा पैसा ही कर दे, कहीं कुछ बचत करे नहीं। तो ये आप कर सकते हो एमपीसी की समीकरण, यानी हमेशा ध्यान रखना, हमेशा एमपीसी होती है वो इकाई से कम होती है और शून्य से ज़्यादा होती है। इकाई से कम होती है और शून्य से ज़्यादा होती है। अब बनाते हैं उसका डायग्राम। अब हम 2 डायग्राम इकट्ठा बनाएंगे भाई, और उस डायग्राम को बनाने से पहले आपको मैं बता ही देता हूँ, पहले बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहेगी आप। दिखाई दे रहा है ना आपको, तो थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा। तो बना देता हूँ उसको, आपको देता हूँ दो ही है ना, यहाँ बना देते हैं ताकि दोनों आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब आपको दिखाई और कर लेते बड़ा कर लेते हैं। देखो ये आपको क्या पता है, इसके अंदर हम चर्चा कर लेते हैं। ये तो आपका है उपभोग, क्या है, उपभोग का, और ये है आपका बचत का। ध्यान से देखना, ये तो डायग्राम उपभोग का और बचत दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि बचत और उपभोग वही तो आय होती है भाई। मैं देखो बात सुनो, हम ये बात करते हैं, मेरी इनकम है, आय है, उसका मैं या तो उपभोग करूंगा या बचत करूंगा, सेविंग करूंगा। कोई अन्य भी तरीका हो सकता है क्या आय का, या तो हम उसका उपभोग करेंगे या अपने बचा के रख रहे हैं, कोई अन्य तरीका है। सिर्फ 2 ही तरीके से तो हम उसको खर्च कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 100 आय थी, उसका मैं 80 उपभोग करूंगा, 20 बचत करूंगा। इसका मतलब उपभोग और बचत का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, आय के बराबर होता है। बचत और उपभोग का जो योग होता है वो किसके द्वारा होता है, आय के बराबर ही तो होता है। कि मान लो मैंने 80 रुपये उपभोग किया, 20 रुपये बचत की, और मैं आपसे पूछूं बताओ मेरी आय कितनी है, आप कहोगे 80 + 20 यानी 100 रुपये आया है, बड़ी सी बात। ठीक है, तो इसके आधार पर हम चलते हैं उपभोग और बचत की बात करते हैं। हमने ये पढ़ा था, इसको मैं ले लेता हूँ पॉइंटों में, 50, 100, 150, 200, यानी कुछ भी पॉइंट ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये बढ़ता जाएगा। यहाँ आय ले लेता हूँ, इनकम में इनकम ले लेता हूँ, चाहे 50 ले लिया, 100, 200, 150, 200, कोई जरूरी नहीं कितने भी ले सकते हो, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी, समीकरण हमने पढ़ी थी, सी बराबर एफ फलन है वाई डी का। एक हमने पढ़ा था सी बराबर ए प्लस बी वाई डी, यानी एक तो स्वायत्त उपभोग, एक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। एक हमने अभी यही पढ़ा है, यानी वाई बराबर सी प्लस एस। अब इन 3 समीकरणों को हम यही स्पष्ट करने वाले हैं। ठीक है, पहली कहता है भी आय होती है ना, वो उपभोग और बचत के बराबर होती है, यानी उनके जोड़ के बराबर होती है, उनके जोड़ के बराबर होती है। इसका मतलब आय की रेखा होती है वो आपके 45 डिग्री की रेखा होती है, y बराबर सी प्लस एस। इसका मतलब ये क्या बताता है, ये आपको बताता है कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी उपभोग और बचत बढ़ेगा, लेकिन दोनों का प्लस होगा वो आय के बराबर होगा। इन दोनों का प्लस होगा वो आय के, यानी 45 डिग्री के बराबर एक रेखा बन जाएगी, बिल्कुल एक सरल रेखा। ठीक है, दूसरी हम इसकी बात करें सिर्फ उपभोग की, ये तो आय रेखा की थी, तो आय रेखा 0 से शुरू होगी, एक 45 डिग्री की रेखा होगी। अब बात करते हैं उपभोग की। उपभोग आपको क्या कहता है, भोग कहता है एक तो स्वायत्त उपभोग है, जो आय 0 होने पर, देखो यहाँ नीचे हमने आय ली, ये आय का है। ठीक है,
आय शून्य है, इसका मतलब यहाँ होने पर आय शून्य होने पर भी भोग होता है। मान लेते हैं यहाँ पर स्वायत्त भोग 100 है। आय शून्य होने पर भी जो भोग होता है उसको क्या बोलते हैं हम? स्वायत्त भोग। अर्थ बताया था ना आपको, स्वायत्त भोग। यानी आय शून्य होने पर भी जो भोग होता है उसे क्या बोलते हैं? स्वायत्त उपभोग। यानी भोग की रेखा यहाँ से शुरू होगी और जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे आपका भोग भी बढ़ेगा। यानी आपकी उपभोग की रेखा होगी a + b/d। बात समझ गए ना? ए तो आप यहाँ पर ए बिंदु क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये स्वायत्त भोग को बता रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी आय शून्य है, ये शून्य रेखा बिंदु पर है, शून्य है तो ये आपका भोग है, तो ये स्वायत्त भोग। इसका मतलब सी में ये भी शामिल होगा और ये भी शामिल होगा, तो ए तो हम शामिल करेंगे। इसका मतलब भोग की रेखा शुरू होगी वो यहाँ से शुरू होगी, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पर स्वायत्त भोग कितना है? तो है, जो आय शून्य होने पर भी भोग हो रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे आपका भोग तो बढ़ेगा। हो रही है तो भोग तो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही कहा था आय बढ़ने पर कुछ भोग बढ़ता है, कुछ उसकी हम क्या कर लेते हैं? बचत। अब मेरी बात सुनो, यहाँ इस बिंदु के इस साइड के अंदर और इस साइड में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसका एक पहले एक पॉइंट बना देता हूँ। ठीक है, अब ये बचत वाली रेखा है। अब मेरे को ये बात सुनो, यहाँ पर ये आय रेखा है, ये उपभोग रेखा है। इसका मतलब उपभोग तो ज्यादा हो रहा है, आय कम है। ये बात सुनो, उपभोग तो हम ज्यादा कर रहे हैं, आय कम। जैसे हम 100 रुपये का उपभोग कर रहे हैं लेकिन आय 80 रुपये है, तो बचत होगी या नहीं होगी? कहाँ होगी? -20, माइनस में चले जाएंगे, बचत कहाँ होगी? समझ रहे हो ना? ये हमारी देखो उपभोग तो अधिक है, 100 रुपये का 100 उपभोग कर रहे हैं, आय हमारी 80 है, तो बचत का सूत्र क्या होता है? देखो y = c + s होता है। हमें s निकालना है तो y में से c घटा देंगे। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि आपको बचत निकालनी है। 100 रुपये में से आपने 80 रुपये भोग किया, तो बचत कितनी रही? 100 में से 80 घटा दिया, कितनी रह गई? 20। ठीक हुआ ना? तो इसका मतलब इसका सूत्र क्या होगा? बचत बराबर y - c, यानी आय में से उपभोग को घटा दो आप। अब यहाँ पर उपभोग तो ज़्यादा है, तो आय 80 है, तो 80 में से 100 गए -20, कितने बचेंगे? -20। इसका मतलब उपभोग की जो रेखा होगी ना वो माइनस में चली जाएगी, इस बचत की रेखा, सॉरी ये बिंदु, इस बिंदु के इधर, क्योंकि यहाँ पर उपभोग ज़्यादा है, ये भोग रेखा है, ये आय रेखा है। देख लो ये 45 डिग्री है ना, ये तो आय रेखा है, वाई रेखा। ये यहाँ पर स्वायत्त भोग से चल रहा है, ये उपभोग रेखा है। यहाँ पर उपभोग रेखा ऊपर है ना, बचत रेखा नीचे है। इसका मतलब उपभोग ज़्यादा हो रहा है, बचत कम हो रहा है, तो इसे बोलते हैं हम अबचत बिंदु। दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, अबचत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबचत क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद मैं सेकंड बात करूं, यहाँ देख लो, यहाँ पर जितनी आय है उतना ही उपभोग हो जाता है। देखो यहाँ पर काट दिया ना, जहाँ पर दो रेखाएं काटती है वहां पर वो दोनों मध्य बराबर हो जाती है। मतलब 100 रुपये आय थी, 100 रुपये मैं खर्च कर देता हूँ, तो बचत कितनी होगी? शून्य। 100 रुपये आए थे, 100 ही मैं खर्च कर रहा हूँ, तो बचत कहाँ हो रही है? अभी बचत तो हो ही नहीं रही। बचत तो तब होगी जब भोग कम करूँ मैं, लेकिन भोग तो उससे बराबर ही कर रहा हूँ, तो बचत नहीं हो रही। तो इस बिंदु को बोलते हैं हम न बचत, क्योंकि मैं बचत रेखा बना रहा हूँ भाई, न बचत न अबचत बिंदु, यानी इसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। न तो इसके अंदर कोई बचत हो रही है हमें, न इसके अंदर हमारे क्या हो रही है? अबचत हो रही है, तो इसी कारण इसको बोलते हैं ब्रेक लेवल ऑफ इनकम, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। अब सेकंड आगे चर्चा करें हम। आगे देखो, इस बिंदु से आगे आपकी आय अधिक है और उपभोग कम है। अब देखो आय 100 है, उपभोग 80 है, तो फिर आपकी बचत होनी शुरू होगी 20। अब आय तो अधिक हो गई, आय की रेखा ऊपर चली गई, उपभोग की रेखा नीचे आ गई। इसका मतलब अब बचत होनी शुरू हुई, तो बचत रेखा ऊपर की ओर चली जाएगी, धनात्मक। ये आ गई आपकी बचत रेखा y - c। तो ये हो गया आपका बचत का क्षेत्र। तो कितना सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है, कोई ज़्यादा आपको मत्थापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसे। ये तो पक्की बात है भी, जितनी आय हो रही है अगर पूरे का पूरा पैसा हम भोग पर खर्च करते हैं तो बचत तो शून्य ही होगी। इसका मतलब बचत रेखा शून्य पर आ जाएगी। ये भी होता है भी, घर वाले कहते हैं जितनी चादर होती है उतने पैर पसारने चाहिए। कई बार ऐसा होता है हम ज़्यादा पैर पसार लेते हैं, यानी कि भोग ज़्यादा कर लेते हैं, आय कम होती है, तो हम माइनस में चले जाते हैं। फिर हमें किसी से उधार लेके काम चलाना पड़ता है।
यानी फिर बचत कहाँ रहती है, फिर वह अबचत, यानी बचत से ही नीचे चले जाते हैं हम, शून्य से नीचे चले जाते हैं। तो क्या आ जाएगी, ये अबचत का बिंदु है, क्योंकि आपको रेखा क्या बता रही है, उपभोग ऊपर, आय कम, अबचत, दोनों बराबर, न बचत न अबचत, ठीक है। और आय अधिक उपभोग कम तो बचत, यानी अब बचत होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि आय अधिक है और उसका उपभोग कम करते हैं, यानी कुछ ना कुछ पैसा हम बचा रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। उत्पादन फलन के अंदर आपको उपभोग वाला रेखा चित्र याद रखना। उपभोग जिसमें ए होगा वो हमेशा यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि स्वायत्त उपभोग बताता है जिसमें आय शून्य होती है, तो उपभोग कभी शून्य से शुरू नहीं होता। अरे कभी ऐसा होता है जो उपभोग करता ही नहीं है, कुछ ना कुछ हम भोग करते हैं, चाहे इनकम हो या न हो। अभी लॉकडाउन के दौरान लोगों का काम बंद हो गया तो उन्होंने भोग करना छोड़ दिया था क्या, भोग तो हो रहा था, चाहे इनकम शून्य थी फिर भी उपभोग हो रहा था। इसका मतलब जो शून्य आय पर भोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वायत्त भोग बोलते हैं। तो भोग की रेखा यहाँ से शुरू होगी और इनकम की रेखा यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि इनकम तो शून्य हो सकती है, भोग इतना है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे भोग भी। और इससे हम क्या बना सकते हैं, अपनी बचत रेखा भी तैयार। अब बताओ जी, यहाँ तक कोई आपको नहीं समझ, अगर एक दो बार आप ऐसा डायग्राम बना लोगे, इसको परिभाषित तुमको देख के करना है, तुम्हें बात बता रहा हूँ, ये लिखना है। आप बता सकते हो जैसे यहाँ बिंदु ले लो कोई, ये बिंदु से इस साइड में भोग अधिक है, आय कम है, तो नीचे ये है बचत का क्षेत्र है, क्योंकि इससे बचत होती है वो शून्य में चली, माइनस में चली जाती है। उसके बाद ए बिंदु पर वाई और सी है, जितनी आय उतना भोग हो रहा है। इसका मतलब इस बिंदु जो ब्रेक से बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन। इसमें आय और भोग दोनों बराबर है, इसका मतलब बचत शून्य है। जैसे ही आय अधिक हो जाएगी, भोग कम हो जाएगा, तो बचत होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बचत का क्षेत्र है, ये अबचत का क्षेत्र है, और ये नया बचत यानी ब्रेक इवन पॉइंट को समझ आ गई। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे हमारा टॉपिक, इसको मैं साफ कर देता हूँ, बना लेना रफ कॉपी में, फेयर कॉपी में, जहाँ भी आपको अच्छा लगे बनाना बढ़िया तरीके से। पहला बनाना भी नहीं है, बार बार देखकर इसको समझना भी है बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। वो बचत इसकी तो चर्चा होती है, घर वाले बोलते हैं ना, तेरे को 10 रुपये दिए थे, आगे आप कहोगे मैंने तो 10 रुपये खा लिए, तो हम कहते हैं अरे 2 रुपये की यार बचत भी क्या कर, आज की बचत कल की मुस्कान, यानी अगर आज बचत करोगे तो कल आपके काम आएगी वो। तो हमें पूरा पैसा वो पर खर्च नहीं करना चाहिए, कुछ बचत भी करनी चाहिए, ताकि हमें आने वाले टाइम के अंदर क्या हो, काम आ सके, हमारे लिए फायदेमंद हो, जब आवश्यकता पड़े उस टाइम हम पैसे का यूज कर सके। तब बात करते हैं आगे हम सिम ऑफ वॉक की औसत प्रवृत्ति, वॉक की औसत औसत प्रवृत्ति, बस एपीसी, बिल्कुल सिंपल है। एमपीसी तो आपने की थी, अब आपको क्या करना है, एपीसी पढ़ना है। मेरे को ये बताओ कि हमने औसत कोई पढ़ा नहीं था क्या कभी, औसत उत्पादन, औसत लागत, औसत उपयोगिता पढ़ा था, औसत उपभोग, अरे तो वही तो है। सीमांत के अंदर परिवर्तन देखा था, और उसके अंदर भाग देना होता है। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप कुल उपभोग में क्या करोगे, कुल आय का भाग दे दोगे, ये बात हुई, यानी जो प्रोत दिया है। तो आप क्या लिखोगे, सी बटा आई डी, बस आपका आंसर कंप्लीट। क्या लिखोगे, सी बटा वाई डी, वाई यानी कुल उपभोग है, या वाई डी लिख लो या वाई, एक ही बात है। कुल उपभोग में से कुल उपभोग में कुल आय का भाग दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, औसत उपभोग प्रवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर इसी प्रकार हमने सीमांत की बात की थी, उसके अंदर डेल्टा सी देखा था हमने, आय में परिवर्तन से कुल उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसको सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं, और कुल उपभोग में जब कुल आय का भाग देते हैं तो उसको औसत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। बिल्कुल ही तो सिंपल है, अभी औसत का सूत्र यही तो होता है, कुल से कुल को भाग देना है, सीमांत के अंदर परिवर्तन देखना है, कुछ भी नहीं है। हम प्राचीन काल से तो क्या मतलब अभी पहले वाले लेसनों में करते आ रहे हैं, अभी भी लेसन किए थे उपभोग के बारे में, औसत सीमांत के बारे में था। अब इसके आधार पर आपकी एक टेबल है, उसकी हम चर्चा करते हैं, टेबल को बनाते हैं। औसत प्रवृत्ति का अर्थ समझिए ना आप, कि कुल आय, कुल उत्पादन में कुल आय का भाग देने पर बस आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति प्राप्त होती है। चलो इसके आधार पर हम निकाल लेते हैं। आपको यहाँ पर आय दे रखा है, यहाँ पर उपभोग दे रखा है, ठीक है। आय आपको दे रखी है 0, उपभोग 0। अब मेरे को ये बताओ, चलो एक बार मैं लिख लेता हूँ, आय 100,
ये हो गया आपका 150, आय होगी 200, ये हो गया आपका 200। उसके बाद आय आपकी होगी 300, ये हो गया आपका 250। उसके बाद आपकी आय होगी 400, ये हो गया आपका उपभोग 300। आय होगी 500 और ये होगी आपकी 350। मैं ना पहले आपको जो पहले डायग्राम बनाए थे ना, उन तीनों की बातें यहाँ क्लियर कर देते। देखो, आय शून्य पर उपभोग कितना हो रहा है? 100। और मैंने आपको क्या बताया था, जो शून्य आय पर उपभोग होता है उसको क्या बोलते हैं? स्वायत्त। हमने डायग्राम में बनाया था या नहीं बनाया था? आय शून्य थी, फिर भी इसका मतलब उपभोग रेखा में शून्य से नहीं चलती, ये ध्यान रखना। उपभोग रेखा शून्य से ऊपर चलती है। देखो, आय रेखा तो शून्य से चलाई थी हमने, लेकिन उपभोग रेखा शून्य से ऊपर यानी यहाँ से चलती है, ये बात ध्यान रखना। यानी उपभोग हमेशा धनात्मक होता है, शून्य या ऋणात्मक कभी नहीं होता। उपभोग हमेशा क्या होता है? धनात्मक। इसका मतलब शून्य से ज़्यादा होता है, शून्य से ज़्यादा होता है। चलो ठीक है। अब जैसे देखो, आय 100 है, उपभोग 150 है, इसका मतलब उपभोग ज़्यादा हो रहा है तो 50 रुपये क्या हो रहा है? माइनस है, बचत हो रही है। यहाँ पर दोनों बराबर हो रहे हैं तो बचत हो रही है। ब्रेक इवन पॉइंट है, नया बचत नया बचत। यहाँ पर देखो, आय 300, उपभोग 250, मतलब 50 की बचत हो रही है। इसका मतलब ये बचत क्षेत्र है सारा। ठीक है, यानी तीनों आप इस टेबल के द्वारा दोनों डायग्राम को तैयार कर लेना, आपको पता चल जाए। अब इसके आधार पर हम निकालते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? औसत आता है सी बटा वाई, यानी कुल उपभोग में कुल आय का आपको भाग देना है। सीमांत आपको बताता है डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। इसका मतलब आय में परिवर्तन से उपभोग में परिवर्तन को आपको चेक करना है और कुछ ही। ठीक है, चलो कर लेते हैं। एपीसी का सूत्र है सी बटा वाई। सी कहाँ है? उपभोग 100, वाई कहाँ है? 0। मतलब 100, जब किसी संख्या को शून्य से भाग देते हैं तो हमेशा अनंत आता है, ध्यान रखना। क्या आता है? अनंत आता है। ठीक है, किसी संख्या को जब शून्य से विभाजित करते हैं तो अनंत आता है, और जब शून्य को किसी संख्या से भाग देते हैं तो वो शून्य ही आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब आगे वो निकाल लें। ये कितना है? 150। उपभोग आया कितनी है? 100। तो इस बिंदु पर देखो कितना आया? 1.5। उसके बाद उपभोग कितना है? 200। आया कितनी है? 200। कितना आया? 1। उसके बाद 250 300, यानी 250 उपभोग है और ये 300 है, तो कितना है अभी? इसको भाग देना आप, आपके 25 को 30 से भाग दे दो और शून्य लगा लेंगे हम। 300 निमा 180, 270 8 224, आठ या तो 40 शून्य 1 शून्य, फिर 3 से चला जाएगा, यानी लगभग 90, यानी आपका आ जाएगा 0.83। कितना आ जाएगा? 0.83। उसी प्रकार 300 को 4 से भाग, यानी 300 को उपभोग ऊपर लिखेंगे, आय नीचे लिखेंगे। तो शून्य शून्य, 3 को 4 से भाग दिया, कितना है? 700 के 28, यानी पॉइंट लगा देंगे। 700 का 28 तो 500 का 20, यानी 0.75 आपके पास आ चुका है। उसके बाद कोई बात, 350 को आय को नीचे लिख लेंगे, शून्य से शून्य काट दिया और ये कट जाएगा। 10 पंजा 7 पंजा यानी 0.7। ये तो मैंने आपको ऐसे ही साथ में करवाया भी, ऐसा इसको हल किया जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है? अगर आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति निकालनी है तो सी को वाई से भाग देना है। इसका मतलब उपभोग को आय से भाग देना है। ये आपका भोग वाला कॉलम है, ये आपका आय वाला कॉलम है। भोग को आय से भाग दे दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपका एपीसी आ। अब बात करते हैं एमपीसी की। एमपीसी तो परिवर्तन को बताता है, इसका मतलब पहले वाले को डैश लगा दो, अभी तक परिवर्तन। अब देखो कितना परिवर्तन हुआ, भोग में कितना परिवर्तन हुआ? 50 का, तो परिवर्तन ऊपर लिख देंगे 50, क्योंकि डेल्टा का तो होता है परिवर्तन को ही लिखना है। वहां पर तो हम देखो, इसके अंदर तो हम कुल को लिख रहे थे, यहाँ पर आपको परिवर्तन ही लिखना है। इससे आय में कितना परिवर्तन हुआ था? 100 का, तो 50 को 100 से भाग दे दो, कितना आएगा? 0.5। अब देखो कितना परिवर्तन हुआ? 50 का। यहाँ कितना परिवर्तन हुआ? 100 का, तो 50 को 100 से भाग दे दो, वही 0.5।
कितना परिवर्तन हुआ 50 का, कितना हुआ 100 का, फिर 50 को 100 से भाग देंगे 0.5, फिर 50 का परिवर्तन, यहाँ पर 100 का परिवर्तन, 50 को 100 से भाग देंगे तो 0.5 और 0.5। इसका मतलब इसमें अलग काल में जो सीमांत बहुप्रवृत्ति होती है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है। आपके सामने देखो, क्योंकि किन्स का सिद्धांत था वो अल्पकालिक सिद्धांत था, ये हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इसने जो आय और रोजगार का सिद्धांत दिया था वो अल्पकालिक सिद्धांत था। तो वो कहता है अल्पकाल में सीमांत बहुप्रवृत्ति होती है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है। साथ में एक और देखो, स्थिर रहती है, औसत बहुप्रवृत्ति गिरती है, कम होती है, लेकिन सीमांत से अधिक होती है। देख लो, प्रत्येक बिंदु में सीमांत से अधिक है। 0.5 ये 1.5 है, अधिक है ना, 0.5 ये 1 है, 0.5 ये 0.83 है, ये 0.5 ये 0.75 है, ये 0.5 ये 0.7 है। इसका मतलब अलग काल में औसत बहुप्रवृत्ति होती है वो सीमांत से क्या होती है, अधिक। ये बस ये आपका टेबल आपकी सारणी कंप्लीट, इतना सिंपल है। वो पहले वाला सूत्र वो कर रहे हैं, औसत निकालने के लिए कुल को कुल से भाग देना है, सीमांत निकालने के लिए परिवर्तन को देखना है और कुछ भी नहीं करना, परिवर्तन से भाग देना है। परिवर्तन उपभोग नीचे लिख दो, परिवर्तन आय नीचे लिख दो और उन दोनों को भाग कर दो। आपका परिवर्तन को सिर्फ डेल्टा सी, सिर्फ परिवर्तन को लिखना है, 50-50 को लिखना है। डेल्टा वाई, इसका मतलब जो परिवर्तन हो रहा है वो 100-100 को लिखना है आपको, बस परिवर्तन से भाग देना है। इसमें कुल से भाग देना है, कुल उपभोग ऊपर लिखना है, कुल आय नीचे लिखनी है, उसको आपको क्या करना है, विभाजित, आपको क्या निकल जाएगी, औसत बहुप्रवृत्ति प्राप्त है। तो आप याद कर लोगे, औसत बहुप्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आपने उपभोग के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद हमने औसत बहुप्रवृत्ति के बारे में पढ़ा और सीमांत बहुप्रवृत्ति। ठीक है, औसत के बारे में चर्चा करने वाले थे क्योंकि हमारा जो टॉपिक था ये औसत प्रवृत्ति थी, जो आपको मैं निकाल चुका हूँ। अगर मैं यहीं पर इसके साथ ही सीमांत बहुप्रवृत्ति की बात करूँ, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, पहली बात तो ये क्या बताता है आपको, ये परिवर्तन को बताता है। तो आप कह सकते हो एमपीसी बराबर, यानी आय में परिवर्तन होने से उपभोग में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को जो भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, एमपीसी कहा जाता है। जैसे परिवर्तन 50 का हुआ था, यहाँ पर 100 का हुआ था, 50 को 100 से भाग दिया एमपीसी, फिर 50-50 100 अंतर है तो 50 को 100 से भाग दिया एमपीसी, 50 को 100, यानी हम परिवर्तन को भाग दे रहे हैं। तो उससे में क्या मिलेगी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी प्राप्त हो जाएगी। आप उसको उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो भी, वो सिंपल आपका ये डायग्राम है। ठीक है, और इस एमपीसी के बारे में आपको बता भी चुका हूँ। एमपीसी का ये क्या होती है, ये हमेशा इकाई से तो होती है कम और शून्य से होती है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि भोक्ता न तो ऐसा होता तो जितनी आय बढ़ी है उसका भोग पर पैसा खर्च भी न करे, यानी शून्य में क्यों नहीं होता, कुछ ना कुछ पैसा खर्च करता है। अगर हमारी आय बढ़ती है ना तो कुछ न कुछ पैसा भोग पर खर्च करते ही करते हैं। इसका मतलब शून्य नहीं होता, शून्य से ज़्यादा होता है। और ये भी नहीं होता कि पूरी की पूरी आय भोग पर खर्च कर दें हम, पूरी की पूरी आय भोग पर खर्च कर दें, इसका मतलब ये इकाई से कम होता है, यानी आय से कम। तो उतारना चाहते हो तो आप एक बार इसको देख सकते हो भी, इसको टेबल को उतार सकते हो, बहुत बढ़िया टेबल है आपके पास। करें आगे हम, इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखो हम पढ़ रहे थे उपभोग फलन, हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो उपभोग फलन के बारे में बता चुका हूँ। तो सी है वो आपका यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, सी बराबर ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी गुणा बाई डी, ये आपको सी की समीकरण दी। इसका मतलब ये ए साथ आ गया समय, तो इसका मतलब ये यहाँ से शुरू होगा। तो पहला डायग्राम तो आपका ये है। उसके बाद सिर्फ हम उपभोग का डायग्राम बनाते हैं। किसका बनाते हैं, उपभोग का। ठीक है, हम अपने आप ही डायग्राम बन जाएगा, टेंशन मत लेना आप। देखो कैसे, मैं ये कहूँ भी आय मेरी वाई थी तो मैं भोग सी करता था, तो मतलब पहला बिंदु आपका ये है, y1 थी, आय बढ़कर y2 हो गई। इसका मतलब पूरे का पूरा पैसा भोग पर थोड़ी खर्च करूंगा मैं, कुछ ना पैसा बचाऊंगा। तो इसका मतलब C1 मैंने क्या कर दिया, अपना भोग पर खर्च कर दिया। ये दूसरा बिंदु।
मैं कहता हूँ फिर मेरी आय बढ़कर y3 हो गई, तो मैं फिर पैसा C2 यानी उसको और कम कर दूंगा, आगे ले जाता हूँ इस बिंदु तक। ये मेरा तीसरा बिंदु। अब जैसे मैं इन बिंदुओं को मिलाऊंगा, ये आपकी उपभोग की रेखा होगी। इसका मतलब उपभोग की रेखा ऐसे बढ़ती है आपकी, ऐसा नहीं बिल्कुल सीधी बढ़ती है, बिल्कुल ऐसे 45 डिग्री नहीं बढ़ती, क्योंकि पूरे का पूरा पैसा उपभोग पर खर्च नहीं होता। ठीक है, देख लो आय का इतना अंतर है, उपभोग का सिर्फ इतना ही है। इसका मतलब आय से कम पैसा, डेल्टा वाई हम बात करें डेल्टा सी, तो हम कह सकते हैं भी आय में जितना परिवर्तन होता है भोग में उससे कम परिवर्तन होता है, क्योंकि पूरा पैसा भोग पर खर्च नहीं होता, बल्कि कुल कुछ पैसा बचा लिया भी जाता है। जैसे इसके आधार पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो हम दोनों को इकट्ठा ले लेते हैं। हमने एक आय की डायग्राम बनाया था, इनकम का डायग्राम बनाया था ना, कौन सा डायग्राम बनाया था, ये बनाया था वाई बराबर सी प्लस एस, आपको याद है। अब मैं इसको समझने के लिए एक बार हम स्वायत्त उपभोग को छोड़ देते हैं, हम सीधा एक डायग्राम बना लेता हूँ, फिर सी बराबर ए प्लस बी बाई डी। अब आपको ये क्या बता रहा है, आपको ये बता रहा है भी आय जैसे जैसे बढ़ती है, यानी यहाँ पर शून्य आय होगी तो भोग बराबर, भोग और आय दोनों बराबर है, जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे भोग भी बढ़ रहा है, लेकिन आय से कम, आय से कम। ये परिभाषित करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ये बना लेता हूँ, यहाँ पर आय है, यहाँ पर उपभोग है। अब मेरी बात सुनो, आपके सामने दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्र छोटा है, यानी भोग तो इतना ही बड़ा, इतना ही परिवर्तन, लेकिन आय में इतना परिवर्तन हुआ था, यानी आय में अधिक परिवर्तन हो रहा है, उपभोग में कम परिवर्तन हो रहा है। ये एक ही बात जो मैं कह रहा हूँ वही परिभाषित कर रहा है, चाहे डायग्राम कर लो, चाहे आप टेबल कर लो, चाहे आप थ्योरी में लिख दो। ये आपको सिर्फ ये परिभाषित कर रहा है भी जितनी आय बढ़ती है पूरा पैसा भोग पर खर्च नहीं होता, बल्कि आय से कम उपभोग पर पैसा खर्च होता है। आपके सामने है भी आय में ज़्यादा परिवर्तन होता है, उपभोग में आय से कम परिवर्तन होता है। फिर आय में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, उपभोग में आय से कम परिवर्तन होता है। आय में ज़्यादा परिवर्तन होता है क्योंकि पूरे का पूरा पैसा भोग नहीं किया जाता, बल्कि कुछ पैसे को बचा लिया जाता है। ऐसा नहीं जितना मेरी आय बढ़ी वो पूरे का पूरा पैसा मैं भोग पर लगा देता हूँ, कुछ पैसा मैं अपने पास बचा भी लेता हूँ, बचत भी। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया अभी उपभोग फलन। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं हम बचत फलन। बाकी बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ टेबल देखकर, आपको टेबल देख के करना है सब कुछ। आपको ये भी करना है जैसे मान लेते हैं हम अल्पकाल के अंदर, क्योंकि इन था वो अल्पकालीन सिद्धांत देता है, आय और रोजगार का सिद्धांत कौन सा था, अल्पकालीन सिद्धांत था। ठीक है, इसके अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है एमपीसी होती है वो स्थिर रहती है, स्थिर थी ना 0.5 थी सभी बिंदुओं पर। ठीक है, जो औसत होती है एपीसी होती है वो क्या होती है, गिरती हुई होती है, कम हो रही थी ना, लेकिन सीमांत से अधिक होती है, सीमांत से अधिक। आपके सामने था, हमने पढ़ा था, ये बातें लिखनी है आपको, टेबल में था देख लेना, सीमांत से औसत अधिक थी। ये अल्पकाल की बात हो रही है, दीर्घकाल की नहीं हो रही, क्योंकि इसका सिद्धांत ही अल्पकालीन सिद्धांत था। ठीक है, अब बात करते हैं बचत फलन की। ये कुछ बातें आपको भी टेबल को देखकर याद रखनी है। देखो बचत फलन, अगर मैं बचत फलन की बात करूं, बचत क्या होती है, बचत के बारे में मैंने बताया था आपको, क्योंकि y बराबर क्या होता है, c प्लस एस होता है। y बराबर क्या होता है, c प्लस एस, यानी आय का या तो उपभोग करते हैं या बचत करते हैं। अगर मैं ये कहूँ जी मेरे को बचत ही निकालनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, y माइनस सी, यानी अगर मैं आय में से उपभोग को घटा देता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाती है, बचत। जैसे मैंने अभी कहा था ना, जैसे मेरी 100 रुपये आय थी, 80 उपभोग था, तो बचत कितनी हुई, 20 रुपये। यानी आय में से अगर हम उपभोग को घटा दें तो हमारे पास क्या बच जाएगी, बचत रह जाएगी। ये तो आपकी पहली समीकरण थी। मैं दूसरे समीकरण की बात करूँ तो एक सी की थी, क्योंकि हमें सी घटाना है ना, तभी तो बचत निकलेगी, तो सी की समीकरण और लिख लेते हैं हम, ए प्लस बी बाई डी, ये था ना, बी गुना वाई डी, ऐसी तो इसको वाई रख लो, कोई दिक्कत नहीं, लगाना लगा लो, कोई दिया कोई आय है, ये इनकम है बस। ठीक है, ये हमारी दूसरी समीकरण थी। अब हमें आय की समीकरण हमारे पास है, उपभोग की समीकरण हमारे पास है, तो बचत की समीकरण हम आराम से निकाल सकते हैं। आय की समीकरण हमारे पास है, भोग की हमारे पास है,
बचत की तो निकल जाएगी, क्योंकि भोग में आय में से बचत, भोग निकाल दो, बचत अपने आप ही आपके पास आ जाएगा। तो मैं 1 मिनट के अंदर आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो हमारे पास है y बराबर सी प्लस एस। अब मैं दूसरी समीकरण को पहली समीकरण में लिख देता हूँ कि जहाँ पर c है, देखो ये c और ये c बराबर है ना, ये c का मान है, तो इस c के मान को जब मैं इस बिंदु में रख दूंगा, कहते हैं ना कि दूसरी समीकरण को पहली समीकरण में रखने पर, पहली समीकरण में रखने पर रख देता हूँ y बराबर c की समीकरण क्या है, a प्लस बी बाई डी, ए प्लस बी बाई डी प्लस एस। अब इसको हल करते वक्त हमें क्या करना पड़ता है, देखो आज तो मैं आपको किताब के अनुसार करवा रहा हूँ, जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे तो हम अपने दाब पर करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। y को y के पास ले आएंगे, यानी y ये प्लस क्या है तो ये माइनस बी बाई डी हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या बचा, a प्लस एस बचा, ठीक है। अब इसका कॉमन क्या आ गया, y कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, एक माइनस बी बराबर a प्लस एस। अब ये प्लस का है, क्योंकि हमें एस को निकालना है, सिर्फ किसको निकालना है, एस को, तो एस को एक साइड में रख लेंगे, तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस वाई एक माइनस बी, बस ये एस की समीकरण हो गई, ठीक है। इसको हम एक बार और कर लेंगे, एक बार अपने तरीके से कर लेंगे, तो आपके बुक्स में दे रखा था, बिल्कुल है, बिल्कुल सिंपल। वाई को वाई के पास लिया हो, वाई कॉमन आ गया, एक माइनस बी अंदर बच गया, इधर ए प्लस एस है, इसको वापिस इधर लिया हो तो ए प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए प्लस वाई एक माइनस बी, एस की समीकरण हमारे पास आ गई, यानी बचत की समीकरण आपकी कंप्लीट, ठीक है फ्रेंड। इसको हम एक बार और चर्चा करेंगे, एक बार इसको और पढ़ेंगे हम बचत के बारे में, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ तक इतना ही, थैंक यू।